अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल का बाकी पार्ट, जो कि है आई थिंक ये एपिसोड 6 बन रही है आज की। तो नॉवल का नाम है रिश्ते मोहब्बत के, और इसको लिखा है मिसबा खालिद ने। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कल हमने कहाँ रोका था। कल हमने रोका था यहाँ पे कि अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। तुमने आज बता ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये मैंने क्या किया। तो यहाँ से अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। और नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी चैनल को लाइक कर दिया करें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद अच्छे अच्छे नावल आपके लिए लेके आ सकूँ। और अगर इसके अलावा आपकी नज़र में कोई अच्छा नावल हो जो आपको पता हो कि ये नावल बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ मुझे काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो नावल भी मैं यहाँ यूट्यूब पे लेकर आ सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। दुआ ने माथे पर हाथ मारा और खुद कलामी की। जी जबान स्लिप हो गई। दुआ ने बेचारगी से किया, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़यान खुश हुआ। अच्छा, आप मुझे अपने भाई भाभी के बारे में बताएं। आपकी भाभी इतनी छोटी और भाई इतने बड़े, फिर भी दोनों में इतनी मोहब्बत है। दुआ को बहुत तजस्सुस था, आखिर कैसे ज़यान के बड़े भाई ने इतनी छोटी लड़की से शादी की। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इतना अच्छा कैसे है। हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो। ज़यान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी दुआ की गोश-गुज़ार कर दी। वाह! बिल्कुल मूवी जैसा हुआ है इनके साथ। तो ज़यान, आप कितने लकी हैं, आपके आस-पास कितने प्यार करने वाले लोग रहते हैं। दुआ दिल से खुश हुई थी। ज़िंदगी तुम भी बहुत जल्द इन प्यार करने वाले लोगों के बीच आने वाली हो। ज़यान ने दुआ को छेड़ा। अच्छा, मैं सो रही थी, थक गई हूँ बहुत। दुआ सच में बहुत थक गई थी। अच्छा ठीक है, सो जाओ, ख्वाब में आकर तंग करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ ज़िंदगी। और फिर दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी के ख्वाब बनते नींदों की वादियों में खो गए। छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? साद, आप कहाँ हैं? देखें ना, ये मुझे अपने साथ ले जा रहा है। साद प्लीज़ मुझे बचा ले। ज़ियान भाई, मम्मा, अनेक भाई, कोई क्यों नहीं सुन रहा मेरी आवाज़? प्लीज़ मेरी मदद करें, छोड़ो मुझे। हर तरफ अंधेरा था, लीदे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सामने कौन है, बस इसे इसे इतना महसूस हो रहा था, कोई इसकी कलाई पकड़े से खींच रहा है। छोड़ो मुझे, साथ प्लीज़ आ जाएँ। अलीदे की चीखों-पुकार जारी थी कि इतने में अलीदे के खूबसूरत चेहरे पर किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अलीदे ज़मीन पर गिर गई और फिर कोई कलाई इसकी कलाई पकड़े से फिर खींच रहा था। छोड़ो मुझे, साथ बचाओ, ज़ियान भाई बचाओ। अलीदे नींद में बुड़बुड़ा रही थी। साथ अलीदे के बराबर में बैठा था। वो अलीदे को सुलाकर अपने काम में लग गया था। अलीदे को बुड़बुड़ाते देखा तो इसके करीब आकर इसको बुलाया। अलीदे, अलीदे उठो, क्या हुआ? अलीदे, होश में आओ। साद ने अलीदे के दोनों कंधे पकड़कर जोर से झंझोड़ा। अलीदे हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ मेरी जान? साद ने फिक्रमंदी से पूछा। साद, अलीदे साद के गले लग गई। साद, वो मुझे ले जा रहा था, इसने मुझे मारा। मैंने आपको कितना बुलाया, आप नहीं आए। किसने मारा तुम्हें? साद ने अलीदे को खुद से दूर करके अपने सामने किया। वो मुझे नहीं पता, आप नहीं आए। मेरी जान, संभालो खुद को, क्या हो गया है? साद ने प्यार से अलीदे के चेहरे पर बिखरे बाल पीछे किए। साद से एकदम से झटका लगा। अलीज़े के दाएं रुखसार पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। साद ने अलीज़े के गाल पर हाथ फेरा तो अलीज़े की जुबान सी की आवाज़ निकली, यानी इसको दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा है यहाँ? साद ने अपनी फूल सी बीवी की हालत देखकर कर्ब से पूछा। हाँ, और यहाँ भी हो रहा है। अलीज़े ने अपनी कलाई आगे आगे कलाई करके दिखाई तो वो खुद भी हैरान रह गई। कलाई पर भी उंगलियों के निशान थे। ख्वाब में क्या देखा तुमने? साद ने बेतासर लहजे में पूछा। अलीज़ा ने रोते रोते पूरा ख्वाब साद को सुना दिया। उठो, मम्मा के पास चलते हैं, साद ने नरमी से कहा, और अलीज़ा को किसी कीमती शय की तरह संभाल कर रूम से बाहर ले गया। यहाँ बैठो तुम। साद ने अलीज़ा को सोफे पर बिठाया, खुद को कौसर बेगम के रूम के पास जाकर इन्हें आवाज़ देने लगा ताकि वो उठ जाएं। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्या काम पड़ गया तुम्हें? कौसर बेगम ने बालों का जूड़ा बनाते हुए दरवाज़ा खोला। मम्मा, वो अलीज़ा देखें, इसे आकर। साद की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कौसर बेगम ने दिल पर हाथ रखकर कहा, और सोफे पर बैठी अलीज़े की तरफ भागी। लेकिन अलीज़े के चेहरे पर निशान देखकर वो ठटकी। साद, तुम जानवर हो गए हो। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब करते हुए मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है तुमने?
कौसर बेगम की आवाज़ और गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। शोर सुनकर ज़यान अनेक भी कमरे से निकल आए। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो साद ने सफाई पेश करनी चाहिए। बस कर दो तुम। साद इसकी हालत देखो, क्या कर दी तुमने? ज़रा तरस नहीं आया तुम्हें इस मासूम पर? कौसर बेगम बोलती बोलती अलीज़े साथ ही बैठ गई। मम्मा साद ने कुछ नहीं किया, साद को कुछ नहीं कहें प्लीज़। अलीज़ा तुम इसकी गलती पर पर्दा मत डालो, इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। ज़यान अनेक ने आगे बढ़कर अलीज़े का हाल देखा तो इनका भी पारा हाई हो गया। भाई ये क्या किया आपने मेरी बहन के साथ? क्यों किया आपने ऐसा? ज़ियान ने गुस्से में कहा। भई आपने बहुत गलत किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनेक भी आज पीछे न रहा। साथ मुजरिमों की तरह सबकी बातें सुन रहा था। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बस करें आप लोग, मेरे साथ ने कुछ नहीं किया। अलीज़ा सोफ़े से खड़े होकर सबको चुप करवाया। सब यकदम हैरान हो गए। अलीज़ा साद के पास गई और प्यार से इसका हाथ हाथ में थामा। साद ने कुछ नहीं किया, आप सबको गलतफ़हमी हो रही है। इसके बाद अलीज़ा ने ख्वाब वाला सारा वाक़या सबको बताया। सब अपनी-अपनी जगह पर शर्मिंदा से हो गए। बेटा ख्वाब में ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। कौसर बेगम ने हैरानगी से कहा। मैं कब से सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। साद ने कुछ गुस्सा निकाला। बेटा माफ कर दो, हमें गलती हो गई। कौसर बेगम ने आगे बढ़कर साद का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, कोई बात नहीं मम्मा, आप प्लीज अलीज़ा को देखें क्या हुआ है, कुछ करें प्लीज। साद ने बेचारगी से कहा, ज़ियान बेटा तुम जाओ मौलवी साहब को बुला कर लाओ। मुझे कोई ऐसा रात लग रहे हैं। छत पर ये डर गई थी ना काली बिल्ली से। कौसर बेगम ने ज़ियान को हुक्म दिया। ज़ियान ने फौरन हुक्म की तामील की और निकल गया घर से। अलीज़ा यहाँ आओ बैठो तुम। साथ ने अलीज़ा को कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाया, खुद भी इसके साथ बैठ गया। सॉरी भाई, अनेक साथ के कदमों में बैठ गया। साथ के घुटनों पर हाथ रखकर शर्मिंदा हुआ। कोई बात नहीं छोटे। साथ ने प्यार से अनेक का गाल थपथपाया। चुप भाई, गुड़िया ठीक हो जाएगी, आप ऐसे उदास ना हो। अनेक ने अपने भाई को देखा जिसके चेहरे पर उदासी अपना डेरा जमाई बैठी थी। ठीक हो जाएगी। साथ मुश्किल मुस्कुराया। कौसर बेगम भी परेशान सी सोफे पर बैठी थी। कुछ देर में ज़यान मौलवी को ले आया, जो एक गली छोड़कर ही रहते थे। मौलवी साहब से सलाम दुआ के बाद साद ने अलीज़ा के बारे में बताया। मौलवी साहब ने थोड़ी पढ़ाई की और अलीज़ा पर दम किया। आप इस बच्ची को कमरे में ले जाएं, आराम करवाएं। साद बेटा तुम मुझे अपना कमरा दिखाओ। साद मौलवी साहब को कमरे में ले गया। मौलवी साहब ने कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया, फिर कुछ पढ़कर कमरे पर फूंक दिया। बेटा साद, अलीज़ा बेटी पर किसी ने काला इल्म करवाया है, और इस कमरे में भी। अब तुम इसको इस कमरे में नहीं लाना। तुम बस अपना और अपनी बीवी का ज़रूरत का सामान ले लो, फिर इस कमरे को दम करके बंद कर दूँगा। जी मौलवी साहब। साद ने अपना ज़रूरी सामान जमा करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही साद ने अलीज़ा की अलमारी खोली, तो साद की आँखें फटी की फटी रह गईं। अलीज़ा के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। जगह-जगह साद ने मौलवी साहब को बताया, तो उन्होंने साद को हिदायत की कि अलीज़ा का सामान छोड़कर सिर्फ़ अपना लो और यहाँ से निकलो। साद ने अपना सामान लिया और बाहर आ गया। मौलवी साहब ने दम करके दरवाज़ा बंद कर दिया और एक डोरी पकड़कर दरवाज़े पर बाँध दी। साहब बेटा ये कमरा नहीं खोलना, ना अपनी बीवी को यहाँ आने देना, ये काम मेरे बस का नहीं। मैं इसे रोक सकता हूँ, ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे एक दोस्त हैं, वो आमिल हैं, वो शहर से बाहर गए हुए हैं, वो जैसे ही आएँगे मैं इनको लेकर आऊँगा। तब तक तुम इस बच्ची को यासीन का पानी पिलाओ। मौलवी साहब ने साद को आगाह किया। ठीक है मौलवी साहब, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। मौलवी साहब वापस चले गए। साद कौसर बेगम के कमरे में चला गया, जहाँ अलीज़ा थी। अब कैसी हो तुम? साद ने अलीज़ा के पास बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ, लेकिन दर्द अब भी हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। साद ने अलीज़ा को लिटा दिया। मम्मा मैं ज़ियान के रूम में हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। साद ज़यान के रूम में आ गया। अलीज़ा बेटा सो जाओ, कब से करवटें बदल रही हो? कौसर बेगम कब से देख रही थी, अलीज़ा सो नहीं पा रही थी। वो मम्मा वो साद को बुला दो, मुझे नींद नहीं आती इनके बगैर, अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा। कौसर बेगम को बहुत खुशी, वो ऐसा ही तो चाहती थी, इस रिश्ते को कबूल कर लें और इनके दरमियान मोहब्बत की एक मजबूत डोर बन जाए। अच्छा मैं बुलाती हूँ उसको। कौसर बेगम उठकर रूम से बाहर चली गई। साद बेटा, कौसर बेगम ने ज़यान के रूम में दाखिल होते ही साद को आवाज़ दी। जी मम्मा। साद एकदम उठ गया। वो बेटा तुम अलीज़ा के पास सो जाओ, मैं सो जाऊँगी ज़यान के पास। इसको नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना। हाँ, तो इनको कौन-सी नींद आ रही है? इतनी देर हो गई, ना खुद सो रहे हैं, ना मुझे सोने दे रहे हैं। ज़यान कब से साद की हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। साद कभी उठकर बैठ जाता, कभी कंबल ओढ़ता, कभी उतार देता, कभी उठकर टहलने लग जाता।
हाँ हाँ जा रहा हूँ, मरो तुम यहाँ। साद जयान को झाड़ता रूम से बाहर निकल गया। अलीजे साद ने रूम में कदम रखते अलीजे को पुकारा, जो बेड पर इसके इंतजार में बैठी थी। आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अलीजे को मुस्कुराता देखकर साद के बेचैन दिल को करार आया। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास जाकर बैठ गया। ठीक हो ना तुम? साद ने अलीजे की आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हूँ। अलीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है। साद ने अलीजे का माथा चूमा और अलीजे को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अलीजे साद के सीने पर सर रख के आंखें मूंद गई। एक नए दिन की शुरुआत हुई थी और अलीजे के लिए एक नई मुसीबत भी आ गई थी। अलीजे ने आंख खोली तो खुद को कौसर बेगम के रूम में पाया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये तो मम्मा का रूम है, मम्मा कहाँ है? अलीजे ने सोचा। फिर वो अपने रूम में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अपने रूम के पास पहुंची तो इसे दरवाजे पर एक डोरी बंधी नजर आई। ओफ, ये जियान भाई अनेक भाई तो कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते। दरवाजे पर डोरी ही बांध दी और कुछ नहीं तो। अलीजे ने खुद कलामी करते हुए दरवाजा खोला और रूम में दाखिल हो गई। अलीजा ने कपड़ों की अलमारी खोली तो अपने कपड़ों का हाल देखकर घबरा गई। वो कमरे के दरवाजे तक भागी, लेकिन रूम का दरवाजा धड़म से बंद हुआ। अलीजा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। अलीजा की औसान खता होने लगे। साथ साथ जान भाई, अनेक भाई, मम्मा दरवाजा खोले। अलीजे कमरे से आवाजें लगा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं सुन रहा था। साथ दरवाजा खोले, कमरे में लाइट एकदम से बंद हो गई थी। साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आ जाएं। साथ अलीजे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी। साद की आंख खुली तो अलीजे नींद की हालत में सर को दाएं बाएं घुमा रही थी, अपने बेड पर हाथ मार रही थी। साद, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। साद 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 अलीजे की तरफ लपका। अलीजे उठो मेरी जान, अलीजे उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, आंखें खोलो। लेकिन अलीजे उठ ही नहीं रही थी। साद ने जग में से पानी लिया और अलीजे के चेहरे पर पानी छिड़का। अलीजा हड़बड़ाकर उठ गई। क्या हुआ? साद ने पूछा। साद, वो अलीजा से कुछ बोला ही नहीं यार, रोते साद के गले लग गई। अलीजे की हालत देखकर साद का दिल चाहा अलीजे को अपने दिल के किसी कोने में छुपा ले। अलीजे, बस मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं रोते। साद अलीजे की पुश्त सहला रहा था। साद, मुझे डर लग रहा है बहुत, प्लीज आप कहीं नहीं जाइएगा मुझे छोड़कर। अलीजे ने साद के सीने में छुपाए मुंह छुपाए रोते रोते कहा, नहीं जा रहा मैं कहीं, यही हूँ, तुम रोना बंद करो। उठो, फ्रेश हो, फिर साथ नाश्ता करते हैं। साद ने प्यार से कहा और अलीजे को नरमी से खुद से दूर किया। ठीक है। अलीजे बेड से उठी, फ्रेश होने वॉशरूम गई। अलीजे ने नलका खोला और मुंह धोने लगी, लेकिन जब इसने शीशे में देखा तो इसके चेहरे पर खून लगा था। सात खून, सात खून। अलीजे भागी भागी वॉशरूम से बाहर आ गई। क्या हुआ? सात ने अलीजे के दोनों बाजू पकड़कर पूछा। सात, खून, मेरे चेहरे पर खून लगा है। अलीजे ने चेहरा हाथों से रगड़ते हुए कहा। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी नहीं है। सात, लगा है, मैंने अभी देखा। अच्छा, इधर आओ। अलीजे ने साद ने अलीजे को ले जाकर शीशे के सामने खड़ा कर दिया। देखो, कहाँ है खून? साफ है तुम्हारा चेहरा, अभी नहीं है, पी पहले था। अलीजे ने सर झुका कर कहा। अच्छा, आ जाओ, पहले नाश्ता करो। साथ अलीजे को खुद से लगाए रूम से बाहर निकला। आज ये लोग लेट उठे थे, अनेक और जयान अपने अपने कामों पर जा चुके थे। बच्चों, तुम उठ गए? आ जाओ, नाश्ता करो। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, आप रहने दें, आज मैं अपनी जान को बाहर से नाश्ता कराऊंगा और शॉपिंग भी। साथ ने प्यार से अलीजे को देखते हुए कहा। चलो, अच्छी बात है, तुम ले जाओ इसे बाहर, जरा जहन फ्रेश होगा इसका। साद अलीजे को लेकर बाहर निकल गया। बाहर इसने नाश्ता करवाया, अलीजे को शॉपिंग करवाई। अलीजे पुरसकून थी, इसे अब डर नहीं लग रहा था। लेकिन किसी की नजरों ने इन दोनों को साथ खुश देखकर अपने शैतानी दिमाग में नया प्लान बनाया था। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, अपने दिल की बात बताने रिफत बेगम के पास आकर बैठ गई थी। वो अम्मी, अरे बोल, क्या हो गया है? इतना घबरा क्यों रही है? रिफत बेगम ने घबराई हुई दुआ को देखा। वो अम्मी, वो दुआ मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अरे क्या बात करनी है, उंगलियां मरोड़ना तो बंद कर, अब तो इसे अपनी तोड़ेगी क्या? अरे उंगलियां मरोड़ना तो बंद कर, अपनी तोड़ेगी क्या? अम्मी, कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? दुआ ने हिचकिचाते हुए कहा। कहीं कोई लड़का वड़का तो पसंद नहीं कर लिया तूने? रिफत बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। जी अम्मी। दुआ की जुबान से सिर्फ ये ही निकला। अरे मेरी बच्ची, शुक्र है तूने कोई लड़कियों वाला काम तो किया, हर वक्त तो मर्दों वाले काम करती थी। मेरी दवाइयाँ लाना, रोजी कमाना, आज तुझे याद आ ही गया, तू लड़की है।
रिफ़त बेगम का ऐसा रद्द-ए-अमल देखकर तो दुआ हैरान रह गई। ऐसा क्या देख रही है? मुझे जैसे हमारे हालात हैं, कोई अच्छा रिश्ता आता नहीं। आया तो इस मनहूस आसिम का जो कहीं से भी तेरे लायक नहीं है और फिर मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। मेरी बच्ची कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं कर सकती और फिर इस्लाम में भी तो हुक्म है लड़की की पसंद जानने का। रिफ़त बेगम ने सरत से पूछा, समझाया। अम्मी शुक्रिया, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। दुआ ने आगे बढ़कर रिफ़त बेगम के हाथ चूमे। चल अब बता मुझे लड़के के बारे में क्या नाम है, क्या करता है? रिफ़त बेगम ने लड़के के मुतल्लिक पूछा। अमीन का नाम ज़यान है, ऑफ़िस में जॉब करते हैं, अच्छी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मिली कहाँ से इससे? मिली तो कभी नहीं, मोबाइल पर दोस्ती हुई थी मेरी। क्या मोबाइल पर दोस्ती करने वाले लड़के कोई अच्छे थोड़ी होते हैं और वो वक़्त गुज़ारी करते हैं बस। रिफ़त बेगम ने थोड़ा सख्ती से जवाब दिया। नहीं अम्मी वो ऐसा नहीं कह ऐसे नहीं, आपको याद है मैं इस आसिम से कितना डरती थी? हाँ, याद है लेकिन अब तो नहीं डरती तू। तूने तो उसको थप्पड़ तक मारा था। आपको पता है इतना हौसला मुझ में कहाँ से आया? ज़यान से। ज़यान है मेरी हिम्मत। अम्मी वो दूसरों जैसे नहीं है, वो जो लड़की को बस काम करने की मशीन समझे, वो बहुत अलग हैं। वो कहते हैं लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, डरपोक नहीं। उन्होंने ही मुझे बहादुर बनाया है। दुआ ने ज़यान की तारीफ़ की जो लोग मुश्किल से ही करते हैं। अच्छा चल ये बता देखा है तूने इसको कैसा है वो? रिफ़त बेगम ने प्यार से बेटी का चेहरा हाथ में लिया। अम्मी वो बिल्कुल शहज़ादे जैसे हैं, जैसे आपने इस दिन कहा था शहज़ादा आएगा मुझे ब्याहने, दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। रिफ़त बेगम ने अपनी जान से प्यारी बेटी को कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो बेटी को इस तरह खुश देखकर निहाल हो गई थी। अच्छा ये बताओ तू इससे कब मिली और मुझे भी नहीं बताया? रिफ़त बेगम ने खफ़गी से कहा। अम्मी वो मैंने सोचा पहले मैं मिल लूँ, अगर सच में अच्छे हुए तो मैं आपको बता दूँगी इनके बारे में। और मैं इनसे अकेले में नहीं मिली, पब्लिक प्लेस में मिली थी, एक आइसक्रीम पार्लर में। उन्होंने मुझे इनके भाई-भाभी से भी मिलवाया था। क्या पहली मुलाकात में इसने तुझे भाई-भाभी से मिलवा दिया? रिफ़त बेगम को हैरानगी हुई। जी अम्मी, मैं ऐसी शर्त पर तो इनसे मिलने के लिए राज़ी हुई थी कि वो अपनी भाभी से मिलवाएँगे। मुझे अम्मी इनकी भाभी इतनी प्यारी क्यूट सी हैं, दुआ ने चहकते हुए कहा। अरे तू इसकी इसकी भाभी का बता रही है या इसके भाई की बच्ची का बता रही है? अम्मी इनकी भाभी बच्ची तो है क्यूट सी, कम उम्र है, वो 16 साल की है बस और इनके भाई 26 साल के हैं। क्या इसके भाई को शर्म ना आई इतनी छोटी बच्ची से शादी करते हुए? रिस्बत बेगम के दिल में हमदर्दी जागी। अमीन की शादी की एक अलग कहानी है मगर अम्मी आप इन दोनों को देखोगी ना लगेगा ही नहीं शादीशुदा जोड़ा है। साथ के भाई भाभी थे साथ के भाई भाभी थे इन्हें इन्हीं के अंदाज में बात करते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं करते कि शादी हो गई है बड़ी हो जाओ बचपना छोड़ दो। भाभी को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे इनके सामने इनकी बीवी नहीं कोई बच्ची बैठी है। वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। दुआ ने अपनी माँ को मुतमईन किया। चल अच्छी बात है अल्लाह इन्हें खुश और आबाद रखे आमीन। रिफ़त बेगम ने दिल से दुआ दी की। अच्छा अब तो ऐसा कर इस लड़के से बोल पहले अपनी माँ से बात करवाए फिर करवाए मेरी फिर मैं तेरे भाई से बात करूँगी। अच्छा अम्मी ठीक है वो अभी ऑफ़िस में बिज़ी होंगे रात को बात करूँगी उनसे। दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चल ठीक है अब आराम करने दे मुझे और तू भी कर ले। रिफ़त बेगम ने लेटते हुए कहा, जी अम्मी, दुआ भी लेट गई। ये कहाँ है आपकी बेगम? फ़ोन से रिदा की सख्त आवाज़ आई। वो नींद के मज़े ले रही हैं। आप इतनी क्यों तपी हुई हैं मैडम? साद ने हँसते हुए कहा, साद भाई आपको हँसी आ रही है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इसकी वजह से। आज इतनी डाँट पड़ी है मेरी टीचर से। रिदा ने तप कर कहा, क्या मेरी बेगम की वजह से? क्यों? साद ने हंसी ज़ब्त करते हुए कहा, आपकी वो बेगम है ना, कल इनके बैग में ना गलती से मेरा प्रैक्टिकल चला गया था। मैंने सोचा आ जाएगी तो ले लूँगी, लेकिन वो नहीं आई और आज प्रैक्टिकल का पीरियड था। इसने मुझे इतना डाँटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। रिदा रुहांसी हो गई थी। इसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। अलीज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। इसकी वजह से आज मैंने ऑफ़िस की भी छुट्टी की है। साद ने रिज़ा को छुट्टी की वजह बताई। क्या? क्या हुआ मेरी प्यारी दोस्त को? रिदा सब कुछ भूलकर अलीज़ा की तबीयत का पूछने लगी। खुद आकर देख लो, प्रैक्टिकल भी ले जाना अपना। साहद ने रिदा को घर आने की दावत दी। रिदा तो वैसे ही तैयार बैठी रहती थी इनके घर जाने के लिए। इसने फौरन हाँ कर दी। ओके भाई आती हूँ, मैं खाना आपके साथ खाऊंगी। हाँ खा लेना, मैं मम्मा से 10 रोटियां एक्स्ट्रा पकवा लूंगा। साद ने शरारत से कहा। भाई मैं इतना तो नहीं खाती जो आप ऐसे कह रहे हैं, रिदा ने सदमे से कहा। रहने दो भूखी हो पूरी तुम।
देखा मैंने तुम्हें खाते हुए। खाना खाती कम हो, ठूसती ज्यादा हो। साद ने रिदा को तंग करना शुरू कर दिया। आहा भाई, आप मेरे खाने पर नजर रखते हैं। कितने बुरे हैं। जाए, मैं नहीं आपसे आपके घर आती। रिदा ने परोठे रिदा ने नरूठेपन से कहा। अरे अरे, मेरी गुड़िया नाराज हो गई, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। चलो जल्दी से घर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, साद ने मान से कहा। अब आए ना लाइन पर। आती हूँ अभी, रिदा ने हंसते हुए कहा। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रिदा मोबाइल रखकर तैयार होने चली गई। यार भाई, ये कितने सोएगी। उठाए ना इसे। अनेक को लीजे का ऐसा सोना बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपनी गुड़िया को आज जरा भी तंग नहीं कर सका था। ना ही इसे बातें बातें की, ना हंसी मजाक किया है। छोटे सोने दे यार, थक गई है, रात को भी सही से सो नहीं पाती, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं इसको। साथ ने अनेक को प्यार से समझाया। अच्छा भाई। अनेक मुंह लटकाता रूम से बाहर निकल आया। क्या हुआ छोटे, मुंह क्यों लटकाया हुआ है। जियान सोफे पर बैठा था। अनेक का मुंह लटका मुंह इसकी नजरों से छुप नहीं सका। यार भाई, गुड़िया कब ठीक होगी, दिल नहीं लग रहा है इसके बिना। आज बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, वैसे इसको तंग करते रहते हो। जियान ने अनेक को छेड़ा। हाँ करता हूँ, लेकिन प्यार भी करता हूँ इससे। वो ऐसी सोती हुई डरी हुई अच्छी नहीं लगती, खुश खुश खेलती हुई अच्छी लगती है। अनेक ने उदासी से कहा। अच्छा चल, उदास ना हो मेरे भाई, ठीक हो जाएगी वो। रेयान ने दिलासा दिया। अनेक इतने में बेल बजी। ज़ियान ने दिलासा दिया अनेक को। इतने में डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ। अनेक उठकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े वजूद को देखकर अनेक की आंखों में गुस्सा उतर आया, जबकि सामने वाली शख्सियत की आंखों में चमक थी। ये चमक अनेक को और ज्यादा गुस्सा दिला गई। आपको अपने घर में चैन नहीं है, जब देखो मुंह उठाए चली आती हैं हमारे घर। कोई तमीज है भी या नहीं। बस मुंह उठाती हैं और चली जाती हैं। कोई बंदा परेशान है, कोई मसला है, बस आपको क्या। अनेक के अल्फाज रिदा के दिल को छलनी कर गए थे, और रिदा की बर्दाश्त यहीं खत्म हुई थी। आप समझते क्या है अपने आप को। हाँ, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ, जो इस वक्त बीमार है, समझे आप। रिदा ने सख्ती से कहा। बीमार दोस्त से मिलने आई हो, बहाना मिलना चाहिए बस तुम्हें हमारे घर आने का। हम आते हैं तुम्हारे घर, जो मुंह उठा के आ जाती हो हमारे घर। अनेक ने तब कर कहा। ये आप मेरे मुंह के पीछे क्यों लग रहे हैं। या मेरे मुंह के पीछे क्यों लगे हैं आप। मुंह घर छोड़कर धड़क साथ लेकर जाते हैं क्या। रिदा गुस्से में फंकारी। ये तुम क्यों हंस रहे हो, शोर कैसा है ये। रेहान अनेक और रिदा की लड़ाई के मजे ले रहा था। साथ ने आकर इसके मजे में खलल डाला। वो भाई, दरवाजे पर पता नहीं कौन आया, अनेक इससे लड़ रहा है। जियान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। तो तुमसे ये नहीं हो रहा, उठकर देख लूं, यहाँ मजे बैठे मजे ले रहे हो। साथ ने ध्यान को आंखें दिखाते हुए कहा। यार भाई, इतने दिनों बाद तो लड़ाई सुनी है, किसी को यकीन करें, कानों को सुकून मिल रहा है बहुत। जियान ने आ भरते हुए कहा। जियान, तुम कब बड़े होगे। सास जियान को सलवातें सुनाता दरवाजे की तरफ चल दिया। अनेक, तुमने किसके खिलाफ मुहाज खड़ा किया हुआ है। साथ की आवाज सुनते ही रिदा अनेक को धक्का देती आगे आ गई। भाई अच्छा हुआ आप आ गए, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। कब से लड़ रहे हैं यहाँ मुझसे। रिदा ने आंखों से आंसू झलकाते हुए अपनी बात पूरी की। अनेक, ये क्या बदतमीजी है, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। साथ ने अनेक को डांटा। मेहमान रोज रोज आए तो वो जहमत बन जाते हैं। अनेक बोल ना सका, सोच के रह गया। साथ रिदा को अपने साथ अंदर ले गया। अरे प्रिंसेस आई है हमारी, लेकिन ये तुम्हारी आंखें दरिया क्यों बनी हुई हैं। रिदा के रोने पर जियान ने चोट की। वो आपके खड़ूस भाई मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, रिदा ने सूं सूं करते हुए कहा। और तुम्हारे ये मस्खरे भाई तुम्हारी मदद करने की बजाय तुम्हारी अनेक की लड़ाई के मजे ले रहे थे। साथ ने जियान को भी शर्मिंदा करना चाहा। सॉरी प्रिंसेस, मुझे नहीं मालूम था तुम हो गेट पर, वरना मैं आ जाता। जियान ने दांत दिखाते हुए कहा। जियान, तुम कब बड़े होगे। साद ने बेजारी से कहा। जब मैं चाचू बन जाऊंगा। जियान ने बड़े मजे से अंगड़ाई लेते हुए कहा। जियान की बात पर रिदा रोते रोते हंस दी। जियान भाई, आप कितने फनी हैं। रिदा ने कहका लगाया। यस आई एम। जियान ने कॉलर पकड़कर इतरा कर कहा। साद ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई और अलीदे को उठाने रूम में चला गया। इस बीच अनेक अपने कमरे में चला गया था। तुम उठ गई, मैं तुम्हें ही उठाने आ रहा था, तुम्हारी दोस्त आई हुई है। साथ में बेड के करीब खड़े हुए
ही कहा। अली ने अपने दोनों हाथ साद के गले में डाले और साद के माथे पर बोसा दिया। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मेरी जान, ये मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। साद ने भी अलीज़े के माथे पर बोसा दिया। जुस्तजू थी तुझे पाने की, अब तमन्ना है तो सिर्फ तेरे साथ जीने की। मम्मा आज खाना ज्यादा पकाया है ना, भूखी आई हुई है हमारे घर एक। साद ने रिदा को छेड़ा। इस वक्त सब खाना खाने के लिए बैठे तो साद ने रिदा की टांग खींचनी शुरू की थी। आप मैं भूखी नजर आती हूँ आपको साद भाई? नहीं तंग करो तुम मेरी बेटी को। साद कौसर बेगम ने रिदा का साथ दिया। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, ये तो खुद ही चिढ़ गई। मैंने तो सच कहा था। साद अब भी बात ना आया। अलीज़े समझा लो अपने शोर को। रिदा ने अलीज़े का सहारा लिया। नहीं तंग करे ना साद। अलीज़े ने अपनी दोस्त का साथ दिया। यार मैं तंग कहाँ कर रहा हूँ, जाओ मैं बोलता ही नहीं। साद ने मसनूई नाराजगी दिखाई। ये सब मुस्कुराकर खाने में लगे। अनेक बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। प्रिंसेस तुम्हारी एज क्या है? जियान को सबका खामोश बैठना अच्छा नहीं लगा। मैं 17 साल की हुई हूँ भाई, रिदा ने जवाब दिया। हमारा नेक 22 का है, कुछ तो हो ही जाएगा। जियान ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या हो जाएगा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनेक ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं यार, तुम्हारी दोस्ती के बारे में कह रहा हूँ। दोस्ती हो सकती है तुम दोनों की। जियान ने बड़े आराम से जवाब दिया। जियान की बात पर तो रिदा खिल उठी, लेकिन अनेक की बात सुनकर मुंह बन गया। मैं और इस चुड़ैल से दोस्ती करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ तो मुझे कोई शौक नहीं आप जैसे खड़ूस और बदतमीज से दोस्ती करने का। ध्यान इन दोनों की लड़ाई करवा कर अब बड़े मजे से सोफे पर टांग फैलाकर इनकी लड़ाई एंजॉय कर रहा था। कौसर बेगम का दिल चाहे एक थप्पड़ लगाए जयान को। साथ खुशमगीन निगाहों से जयान को घूर रहा था। अलीज़ा मुस्कुराहट दबाए बैठी थी। मैं बदतमीज, अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा जबान दराज लड़की? अनेक ने लड़ाका औरतों की तरह कहा। मैंने किससे जबान दराजी की? रिदा ने जल कर कहा। मुझसे मुझसे जबान दराजी की तुमने? ओहो, आप बड़े मेरे अब्बू लगे हैं जो आपकी बदतमीजियों का जवाब ना दूं मैं। रिदा अनेक पर भारी पड़ रही थी। ओह भाड़ में जाओ तुम। अनेक ने अपनी मुट्ठियां भींची और कमरे में चला गया। रिदा भी मुंह बनाकर बैठ गई। जिसका दिल चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं मैं, जिसमें खराफाती मंसूबे बनते हैं। साद ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। रिदा गुड़िया चलो घर छोड़ दूं तुम्हें, काफी देर हो गई है। साद ने उठते हुए कहा। ओके भाई चलें जरा। रिदा जयान की डांट पड़ने पर मुस्कुराती हुई सबसे मिलजुल कर चली गई। साद भाई, जयान भाई, सच में आपके घर की रौनक है। वो ना हो तो घर में हंसे भी नहीं कोई। साथ ये लाइन मैं दोबारा रिपीट करूंगी, मेरे से ठीक से पढ़ी नहीं गई। साथ भाई, जयान भाई, सच में आपके घर की रौनक है। वो ना हो तो घर में हंसे भी नहीं गई। रिदा ने ड्राइव करते साथ से कहा। हाँ सही कह रही हो, रौनक है वो हमारे घर की, बस शरारती बहुत है। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा। दुआ भाभी आएंगी ना, सीधा कर देगी इनको। अरे वो बेचारी तो बहुत सीधी सादी लड़की है, इस पहाड़ को काबू करना इस मासूम के बस में नहीं। इसके बच्चे सुधारेंगे इसको। साथ ने ध्यान के बच्चों का भी सोच लिया। रिदा खिलखिलाकर हंस दी। कहाँ गई थी बेटा तुम? हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आ आयला बेगम, रिदा की वालदा ने रिदा को घर दाखिल होते देखा तो पूछा। मैं अपनी फ्रेंड के घर थी मॉम, रिदा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ऐसी कौन सी फ्रेंड बना ली तुमने जिसके घर जाकर तुम अपना घर भूल जाती हो? आयला बेगम ने रिदा के पास बैठते हुए कहा। अपना घर याद रखूं? क्यों? मैं यहाँ परवाह किसको है मेरी? रिदा ने तंज किया। अपना घर याद रखूं क्यों? क्यों मैं अपना घर याद रखूं? क्यों मैं यहाँ परवाह किसको है मेरी? रिदा ने तंज किया। मेरी जान, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? हम ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? हम तुम्हारे साथ हो या नहीं, लेकिन हम कभी तुम्हें भूलते नहीं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बस काम की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाते। आयला बेगम ने रिदा को खुद से लगाते हुए कहा। तो छोड़ देना ऐसा काम जो अपनों को दूर कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम, बस मुझे आप की और डैड की जरूरत है बस। रिदा रोहानसी हो गई थी। बेटा बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, लास्ट प्रोजेक्ट है, कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। वो हो जाए फिर हमारा सारा टाइम तुम्हारा। आयला बेगम ने रिदा को क्यों खुशी की नवीद सुनाई। सच्ची मॉम? रिदा खुशी के मारे आयला बेगम के गले लग गई। मेरी प्यारी बेटी। आयला बेगम ने रिदा को अपनी ममता के गोश में ले लिया।
आप मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बताओ, कौन है वो? इसके घर वाले बुरा तो नहीं मानते तुम जाती हो तो? आयला बेगम ने रिदा के मतलब की बात की। अब रिदा शुरू हो चुकी थी अपनी दोस्त और इसके घर वालों के बारे में बताना। आयला बेगम अपनी लाडली बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थी और अलीज़े और इसकी फैमिली के बारे में जानकर मुतमईन भी थी कि इनकी बेटी को अच्छे लोगों की सोबत मिली है। ध्यान बहुत थका हुआ था, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। कल रात को वो रूम में आते ही सो गया था। दुआ से बात करना भी याद नहीं रहा इसको। दुआ बेचारी मैसेज करती रही, लेकिन जब ज़ैन का रिप्लाई नहीं आया तो वो भी सो गई। साथ अलीज़े आज भी कौसर बेगम के कमरे में सो रहे थे और कौसर बेगम ज़ैन के कमरे में। अनेक रिदा को चुड़ैल, बंदरिया या जंगली बिल्ली जैसे लक़ब से नवाज़ता अपने पेपर की तैयारी करके सो गया था। मुझे लीज़े को साथ से दूर करना है, लेकिन मैंने आज ही देखा वो तो बड़े मज़े से इसके साथ शॉपिंग कर रही थी, वो भी सही सलामत। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, चिड़िया-सी दिल रखने वाली लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया, इसे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं इस लड़की को इस लड़के से दूर कर दूँगा, तुम मुझे इस लड़की की कोई तस्वीर दो। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं कल ला दूँगी, मेरे मोबाइल में है इसकी तस्वीर। कल प्रिंट करवा कर ला दूँगी, लेकिन मेरे साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए। बेफ़िक्र रह, लड़के को कुछ नहीं होगा। अब तू जा यहाँ से, काम करने दे मुझे। मुझे कौन-सा शौक है यहाँ रुकने का, जा ही रही हूँ। सुबह होते ही कौसर बेगम के घर की रौनकें अपने-अपने काम पर निकल गई थीं, लेकिन अलीज़े अभी घर में ही थी। इसके साथ वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो वाक़यात पेश आ रहे थे, साथ ने फ़िलहाल इसे घर रखना ही बेहतर समझा। अलीज़ा बेटा, तुम थोड़ी देर घर में रह लोगी, मैं बस आटा लेकर आ रही हूँ, ख़त्म हो गया है। लड़कों से मंगवाना भूल गई मैं। कौसर बेगम ने अलीज़ा से कहा जो किचन में बर्तन धो रही थी। नहीं, नहीं मम्मा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा, मुझे डर लगता है। अलीज़ा रोने को तैयार थी। अच्छा, अच्छा, तुम रोना नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं, तुम्हारे पास हूँ मैं। कौसर बेगम ने अलीज़ा को प्यार से खुद के साथ लगाया। ज़ियान को क्या हो गया है? बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? कहीं नाराज़ तो नहीं? लेकिन वो तो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते, मसरूफ़ होंगे ज़रूर। दुआ खुद से ही सवाल-जवाब कर रही थी। अनेक के पेपर हल चल रहे थे, वो घर जल्दी आ गया था। हेलो गुड़िया, आज तो दौरा नहीं पड़ा तुम्हें? अनेक फ्रेश होकर रूम से निकला था। अलीज़ा को सोफ़े पर बैठे देखा तो छेड़े बिना ना रह सका। मुझे कोई दौरे नहीं पड़ते, समझे आप? अलीज़ा ने मासूम-सा जवाब दिया। ओहो! दौरे नहीं पड़ते तो क्या पागलपन के झटके लगते हैं? अनीक अलीज़ा के सर पर आकर खड़ा हुआ। आप मुझे पागल कह रहे हैं? अलीज़ा ने सोफ़े पर खड़े होते अनीक की आँखों में आँखें डालकर कहा। हाँ, तो पागल को पागल नहीं तो समझदार कहूँगा। अनीक ने दिल चला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा और अलीज़ा से 2 कदम पीछे हुआ। अनेक भाई, मैं आपको छोड़ूँगी नहीं, अलीज़ा चिल्लाते हुए अनेक की तरफ भागी, इससे पहले अनेक आगे भाग लिया। रोकें, रुकें, मैं आपको छोड़ूँगी नहीं, आपने मुझे पागल कहा। अलीज़ा अनेक के पीछे थी, दोनों की आवाज़ें पूरे घर में सुनाई दे रही थीं। कौसर बेगम तो खामोशी से अपने काम में लगी रहीं, घर के इस शोर को वो बहुत मिस कर रही थीं। लो, मैं ले आई साद की तस्वीर, लेकिन खबरदार इसको कोई नुकसान पहुँचाया तो। नहीं पहुँचेगा इसको नुकसान, तुम मेरी रकम तैयार रखो बस। हाँ, ये लो आधी रकम, अभी आधी लो, आधी काम होने के बाद। इस लड़की ने पैसे इस बाबा के हाथ में थमाए। ठीक है लड़की, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है। वो अपना पर्स सँभालती वहाँ से निकल आई। सब आ जाओ, खाना तैयार है। कौसर बेगम ने सबको आवाज़ लगाई, आ रहे हैं। सबने एक साथ आवाज़ लगाई। सबने खामोश माहौल में खाना खाया। अनेक थोड़ी बातों के बाद अपने पेपर की तैयारी करने चला गया। ज़यान, जी भाई, ज़यान अपनी गुड़िया के साथ लोटो खेलने में मसरूफ़ था। पता नहीं अब ये लोटो है कि लूडो है, अब लिखने वाले से गलती हुई है, लेकिन चलें जो भी है। मौलवी साहब के पास जाओ, इनसे पूछ कर आओ इनके दोस्त कब तक आएँगे। भाई गेम खत्म हो जाए फिर जाता हूँ, ज़यान ने गोटे चलाते हुए कहा। इस लाइन से तो अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो हमने गेम का नाम लोटो लिखा है ना, वो लोटो नहीं लूडो होगा। लूडो गेम खेल रहे होंगे वो। बहरहाल आगे शुरू करते हैं हम कि आगे क्या कह रहे हैं वो। ज़ियान, अभी इसी वक़्त जाओ, साद ने सख्ती से कहा। उफ़, जा रहा हूँ, आप मेरे बदले खेलें। ध्यान ने साद को कंधों से पकड़कर अपनी जगह पर बिठाया। यार क्या है तुम्हें? पता है ना मैं नहीं खेलता ये बकवास खेल। साद ने मुँह बनाया। आप डरते हैं क्या मुझसे हारने से? अलीज़ा ने साद को खेलने पर मजबूर कर दिया। ओह! तो बेगम साहबा ये बात है, चलें आएँ देखता हूँ आपको मैं कितना डरता हूँ। साद ने दिलचस्पी से अपनी छोटी-सी बीवी को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। अलीज़ा शर्म से नज़रें झुका गई। अब शर्माती रहोगी, खेलोगी नहीं? शहरज़ाद ने अलीज़ा का हाथ पकड़कर कहा। आप अपनी छिछोरियाँ बंद करें। अलीज़ा ने
साद के हाथ पकड़ने को छिछोरियों का नाम दे दिया। अलीज़े ने साद के हाथ पकड़ने को छिछोरियों का नाम दे दिया। अभी छिछोरियाँ की कहाँ है? अभी ये छिछोरियों की कहाँ है? मैंने अब सॉरी यार, पता क्या बात है, ये पढ़ते हुए ना सम टाइम वो सेपरेट वर्ड लिखे होते हैं तो समझ नहीं आता। अब ये लिखा हुआ है, अभी छिछोरियाँ की कहाँ है मैंने। साद ने अलीज़े को एक ही झटका दिया, वो साद के सीने से आगे लगी। इन दोनों के बीच में रखे लूडो की कमर टूट गई थी। अलीज़े आधी लूडो पर थी और आधी साद की गोद में। दोनों की नज़रें मिली थीं तो फिर वहीं ठहर गईं। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। चाय पीने के इरादे से कमरे से निकलने वाले अनेक ने चुपके से ये मंजर अपने मोबाइल में कैद किया था। अब वो इन दोनों की दुर्गत बनवाने के इरादे से कौसर बेगम के पास आया और इनको खींच के कमरे से बाहर ले आया था। कौसर बेगम की आंखें और मुंह इन दोनों को देखकर हक खुला का खुला रह गया। तुम दोनों को कुछ शर्म हया है कि नहीं? कौसर बेगम की गुस्से से भरी आवाज़ दोनों की समातों से टकराई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मैं आई, अलीज़ा तो उठकर अपने कमरे में भाग गई। वो बच्ची है, तुम तो शर्म कर लो, इस घर में तुम्हारे 2 जवान भाई भी हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? इन शैतानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मुझसे 2 हाथ आगे निकल गए हैं ये। साथ भी आखिर ज़यान अनेक का बड़ा भाई था, शर्मिंदा कैसे हो जाता? क्या करूँ मैं तुम तीनों का, एक से बढ़कर एक हो तुम। कौसर बेगम सलवातें सुनाती ज़यान के कमरे में चली गई, जो लीज़े के ठीक होने तक इनका ठिकाना था। ये सब तुमने किया ना? साद ने नेक की तरफ तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो अपने कमरे की बजाय लॉज में बैठकर ये सब करोगे तो ये ही होगा ना? अनेक लापरवाही से कहता आगे बढ़ा। अगले ही पल अनेक की गुद्दी साद के हाथ में थी। क्या कह रहे थे तुम? साध ने नेक को गद्दी से पकड़े-पकड़े ही अपनी तरफ मोड़ा। नहीं-नहीं भाई, मैं तो बस ये कह रहा था, अच्छी बात नहीं होती, ना ऐसे नज़र भी लग जाती है मोहब्बत को। अनेक ने जल्दी से बयान बदला। ओह! अच्छा, चलो छोड़ देता हूँ, क्या याद करोगे तुम? साध ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। अनेक छुड़ते ही अपने रूम में भागा। भाई, मौलवी साहब कह रहे हैं कल आ जाएँगे इनके दोस्त। ज़ियान खुशी की खबर सुनाई। ज़ियान ने आकर खुशी की खबर सुनाई। शुक्र खुदा का, अब मेरी लीज़ें ठीक हो जाएगी। साद ने शुक्र किया। जी भाई, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। दोनों भाई बगलगीर हुए। भाई, लूडो कौन जीता? ज़ियान ने साद से अलग होते हुए पूछा। यार, तुम अपने लूडो को डॉक्टर के पास ले जाओ। साद कहकर रूम में चला गया। ज़ियान ने जब सोफे पर पड़े लूडो को देखा तो उसका मुंह उतर गया। हाय ज़ालिमों ने मेरी लूडो का क्या हाल कर दिया है। ज़िया ने लूडो की लाश उठाकर दुखी दिल के साथ डस्टबिन में डाल दी, खुद सोने चला गया। कौसर बेगम की मौजूदगी की वजह से ज़ियान दुआ से बात नहीं कर सका और वहाँ दुआ पर क़यामत टूट पड़ी थी। दुआ के भाई ने अपनी बीवी की बातों में आकर 2 दिन बाद दुआ का सादगी से निकाह करने का फ़ैसला कर दिया था। ना रो मेरी बच्ची, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रिफ़त बेगम दुआ को तसल्लियाँ दे रही थी। अम्मी कुछ करें, भाई को समझाएँ, मैं इस अय्याश आदमी से शादी नहीं करूँगी। दुआ अपनी माँ की गोद में सर रखे रो-रो कर हलकान हो रही थी। बेटा तू ध्यान से बात कर। रिफ़त बेगम ने दुआ का सर थपथपाते हुए कहा, अम्मी वो पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है, मेरे मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं दे रहे। दुआ ने रोते-रोते कहा, हाय मेरी बच्ची तू रो नहीं, मैं करूँगी दोबारा बात तेरे भाई से। मैं आज तक तेरे लिए कुछ ना कर सकी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूँगी। रिफ़त बेगम ने एक कदम से कहा, अम्मी आप क्या करेंगी? मेरी बच्ची तू परेशान नहीं हो, जो भी करूँगी तेरे हक में बेहतर ही करूँगी। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। दोनों माँ-बेटियाँ अपने-अपने दुःख से पीछा छुड़ाती सो गईं। ज़ियान सुबह उठा तो दुआ के काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे, सब में ये ही था, ज़ियान आप ठीक हैं? मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है, प्लीज़ मुझे जवाब दें। ज़ियान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। मेरी ज़िंदगी लव यू। ज़िंदगी तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए तुमसे बात नहीं कर पा रहा। जैसा मौका मिलेगा मैं खुद मैसेज कर दूँगा और सॉरी मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। ज़ियान ने मैसेज सेंड कर दिया, उठकर वॉशरूम में चला गया। साथ कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? साथ लीज़े का हाथ पकड़ के घने जंगल में चले चले जा रहा था और इसके साथ लीज़े भी खींचती चली जा रही थी। साथ बताएँ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? लीज़े ने दोबारा पूछा लेकिन साथ ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया।
साथ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें। साथ आहिस्ता चले, मैं गिर जाऊंगी। अलीजे की आवाज तो साथ को सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो पास पागलों की तरह खारदार पथरीले जंगल से अलीजे को खींचता हुआ ले जा रहा था। अलीजे के पांव पर नुकीला पत्थर लगा और खून अलीजे के पैर को भिगोने लगा। अलीजे वहीं बैठकर रोने लगी। साथ ने पीछे मुड़कर अलीजे को देखा तो अलीजे को वो साथ ना लगा जो उसका शोर था। इसी के साथ की आंखों में हमेशा मोहब्बत नजर आती थी, लेकिन इस साथ की आंखों में तो सिवाय नफरत के कुछ नहीं। वो कोई वैशी लग रहा था। आंखें जरूरत से ज्यादा लाल थीं, जैसे इसका सारा खून आंखों में जमा हो गया हो। अलीजे साथ को देखकर खौफ से कपकपाने लगी। साद, आपको क्या हो गया है? क्या हुआ है? अलीजे ने लरजते हुए कहा। साद ने एक झटके से अलीजे को खड़ा किया और फिर इससे अपना अपना साथ खींचने लगा। साद, क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। साद, प्लीज रुक जाएं। आउच! अलीजे के जिस्म पर खारदार पत्ते अपने निशान छोड़ रहे थे, लेकिन साथ को कोई असर नहीं हो रहा था। एक गहरी सांस, आखिर एक गहरी खाई पर जंगल खत्म हुआ। साथ ने वो खाई देखी, फिर रोती बिलखती अलीजे को। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैली और अगले ही लम्हे साथ ने अलीजे को इस खाई में फेंक दिया। अलीजे की चीखों के साथ साथ की खौफनाक सी हंसी जंगल में गूंजी थी। एक चीख के साथ अलीजे की आंखें खुली थीं। साथ बाल बना रहा था। लीजे की चीख की आवाज सुनकर भागता हुआ लीजे के पास आया। क्या हुआ मेरी जान? दूर रहे मुझसे, आप मेरे साथ नहीं हैं, दूर रहे। अलीजे पागलों की तरह चीख रही थी। अलीजे, मैं साथ हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, तुम मेरे साथ नहीं हो, शैतान हो तुम, शैतान। मम्मा, दयान भाई, आए बचाए मुझे। कौसर बेगम, दयान अलीजे की चीखें सुनकर कमरे की तरफ आ ही रहे थे। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो अलीजे को चीखों पुकार करते पाया। साथ अलीजे को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलीजे साथ से ही डर कर भाग रही थी। मम्मा मम्मा, ये साथ नहीं है, ये शैतान है, जानवर है, ये मुझे मारने आया है, ये मुझे मार देगा, मुझे बचाएं मम्मा। बेटा, ये साथ है, क्या हो गया है? कौसर बेगम ने नरमी से कहा। आप समझ क्यों नहीं रही मम्मा? ये शैतान है, साथ का रूप लेकर आया है। ज़ियान भाई, मम्मा को समझाएं, ये शैतान है, ये मुझे ले जाएगा, मुझे खाई में फेंक देगा। अब वो ज़ियान के सामने खड़ी रो रही थी। अच्छा अच्छा गुड़िया, मैं समझ गया। ज़ियान नरमी से अलीजे को उसको सर से पकड़ कर अपने सीने से लगाया। वो इसके सीने में मुंह छुपाए फुर फुर कर रो दी। ज़ियान, मैं इसको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं? साद ने अफ़सोस से कहा, भाई प्लीज़, मैं हूँ इसके पास, ये बहुत डरी हुई है, इसने शायद आपके मतलब कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, इसलिए ये आपसे डर रही है, आप अभी चले जाइए प्लीज़। हाँ बेटा, ज़ियान ठीक कह रहा है, तुम कमरे से बाहर चले जाओ। कौसर बेगम ने भी साथ को जाने का कहा। साथ दिल में दुख, आंखों में नमी लिए रूम से बाहर निकल गया। ज़ियान अलीजे को लिए बेड पर बैठ गया। मेरी गुड़िया, मेरी तरफ देखो, सब ठीक है। ज़ियान ने मोहब्बत से अलीजे का चेहरा अपने हाथों में लिया। भाई, आप कहीं नहीं जाइएगा, वो शैतान फिर आ जाएगा। अलीजे ने ज़ियान के सीने पर सर रख कर कहा। नहीं मेरी जान, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं किसी शैतान को नहीं आने दूंगा अपनी गुड़िया के पास। ज़ियान ने लीजे को बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। कौसर बेगम साथ के पास बाहर चली गई। साथ, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, कौसर बेगम ने साथ को दिलासा दिया। मम्मा, वो मेरी बीवी है, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, इसको नुकसान पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो कैसे मुझे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है? साथ को सच में बहुत दुख हुआ था। बेटा, वो अपने होश में नहीं है, तुम जानते तो हो, इस पर काला इल्म हुआ है। बेटा ऐसा नहीं सोचो, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बेटा, आज आमिर साहब आ जाएंगे, सब ठीक कर देंगे वो, सब ठीक कर देंगे वो। तुम संभालो खुद को, तुम ऐसा करो, नाश्ता करो, ऑफिस चले जाओ। तुम इसके सामने रहोगे तो वो और डरेगी। मैं ज़ियान से कहूंगी वो रुक रुक जाए इसके पास। कौसर बेगम ने प्यार से साथ को समझाया। मम्मा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरी जान के साथ ये सब किया, बस पता चल जाए मुझे एक बार इसका। साद ने एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहा और ऑफ़िस के लिए निकल गया। अनेक पेपर देकर घर जा रहा था जब इसे रिदा अपनी कार से निकलकर ब्यूटी सैलून में दाखिल होते नज़र आई। चुड़ैल अपनी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करवाने के लिए सैलून आई है। अनेक ने मुस्कुराते हुए अपनी शैतानी दिमाग को काम पर लगाया। मैं बदतमीज़ हूँ ना, अभी बताता हूँ, चुड़ैल को अनेक बुड़बुड़ाया। फिर एक पेपर लेकर इस पर कुछ लिखा और ड्राइव व्यू से बचकर इसने वो पेपर और ड्राई व्यू से बचकर इसने वो पेपर अलीजे की कार के पीछे चिपका दिया और खुद एक कोने में खड़ा होकर रिदा का इंतजार करने लगा। रिदा सैलून से आई तो इसका हेयर स्टाइल चेंज था, मतलब वो हेयर रीसेट करवाने आई थी। चुड़ैल अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सैलून आई है। आज क्या कोई चुड़ैलों का फैशन शो है जिसमें तुम्हें डाइन के अवार्ड से नवाजा जाएगा? मेरी दुआएं हैं तुम्हें
तुम्हारे साथ मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं, तुम ही ये शो जीतोगी। अपनी गाड़ी पर लगे पेपर पर लिखी तहरीर पढ़कर रिदा के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन जब रिदा को याद आया चुड़ैल तो इसे अनेक कहता है, किसी और में तो इतनी हिम्मत नहीं, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने जल्दी से आस-पास नज़र घुमाई, लेकिन इसे कोई नज़र ना आया। इसने वो पेपर गाड़ी से हटाया और इसे चुम कर अपने पर्स में रख लिया। अनिक रिदा का रद्द-ए-अमल देखकर शॉक्ड हो गया। इसे लगा था वो गुस्से में पेपर फाड़ देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। अनेक जो रिदा को तंग करने के इरादे से वहाँ खड़ा था, अब खुद गुस्से में जला-भुना घर की तरफ रवाना हो गया था। दुआ ने ज़ियान का मैसेज पढ़ा तो वो और परेशान हो गई। कहीं मेरी वजह से तो इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हो सकता है ज़ियान की मम्मा राज़ी ना हो, ज़ियान इनको मना रहे हों, कहीं कहीं मेरी वजह से इनके घर लड़ाई-झगड़ा तो नहीं लड़ाई-झगड़ा नहीं हो जाए। नहीं, नहीं, मैं अब ज़ियान को तंग नहीं करूँगी, इनसे बात नहीं करूँगी, मैं अपना फैसला रब पर छोड़ती हूँ। दुआ हाथों में मुँह छुपाए फुड़-फुड़ के रो दी। अलीज़ा पूरे दिन ज़ियान से चिपकी रही, वो रूम से बाहर निकलने तक को राज़ी नहीं थी और ना ही ज़ियान को अपने पास से उठने दे रही थी। ज़ियान ने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से ही नाश्ता करवाया। डर की वजह से अलीज़े को थोड़ा बुखार भी हो गया था। सारा दिन वो इसके लाड उठाता रहा, इसकी तीमारदारी में लगा रहा। ना वो ऑफ़िस जा सका, ना दुआ से बात कर सका। अनेक घर आया तो खाना खाकर वो भी रूम में बंद हो गया। इसे बार-बार रिदा की इस हरकत का ख़्याल आ रहा था। आखिर रिदा ने गुस्सा क्यों नहीं किया? इस पेपर को फाड़ा क्यों नहीं? अनेक ये ही सोचता-सोचता नींद की वादियों में खो गया था। शाम का वक़्त हो गया था। रात घर आया तो इसका दिल अलीज़े को देखने को चाहा। कौसर बेगम से मिलकर अलीज़े के पास गया। अलीज़े ज़ियान का एक हाथ पकड़े सो रही थी। ज़ियान अलीज़े से कुछ दूर बेड पर आँखें मूंदे नीम दराज़ था। दरवाज़े की आवाज़ पर इसने आँखें खोली तो साथ सामने खड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बेबी की पैदाइश हुई है, जिसको मैं सुबह से सँभाल रहा हूँ। ज़ियान ने सीधे होते हुए कहा, साद को बैठने की जगह दी। साद हल्का-सा मुस्कुरा दिया। अब कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है, पर डर रही है बहुत, उठने भी नहीं दे रही मुझे। इसको बुखार भी हो गया था, दवाई खिलाकर सुलाया है मैंने। ज़ियान ने लीदे की तबीयत से साद को आगाह किया। मौलवी साहब नहीं आए आलम को लेकर? नहीं मम्मा गई थी मौलवी साहब के पास, वो आलम कल आएँगे, आज किसी वजह से नहीं आ सके। ठीक है, तुम जाओ आराम कर लो, मैं हूँ यहाँ। ठीक है भाई। ज़ियान ने लीदे के हाथों से अपना हाथ निकालना चाहा तो उठ गई। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर ज़ियान भाई? अलीज़ा ने ज़ियान का हाथ और मज़बूती से पकड़ लिया। गुड़िया भाई हैं यहाँ, मैं आराम कर रहा हूँ थोड़ा-सा। ज़ियान ने नरमी से अपना हाथ छुड़वाया। साद की तरफ देखते ही लीज़ा की आँखों में नमकीन पानी जमा हो गया। इसको अब भी साद में वो ख्वाब वाला साद नज़र आ रहा था। नहीं, नहीं, ये मेरे साथ नहीं है, ये शैतान है। अलीज़ा को देखकर मुस्कुरा रहा साद अलीज़े को देखकर मुस्कुरा रहा था। अलीज़े के रद्द-ए-अमल पर साद की मुस्कुराहट मासूम पड़ गई। मैं तुम्हारा ही साद हूँ, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? साद ने नरमी से कहा। नहीं ज़ियान भाई, ये शैतान है, इसको भगाएँ। अलीज़ा चीखती-चिल्लाती ज़ियान के पीछे छुप गई। कौसर बेगम और अनीक भी रूम में आ गए। क्या हो रहा है? अनीक को सुबह वाले वाक़ये के बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए इसने नासमझी से सबको देखकर पूछा। साद बिना कुछ कहे रूम से निकल गया। कौसर बेगम भी साद के पीछे निकल गईं। अनीक ज़ियान अलीज़ा के पास बैठ गया। क्या हुआ है? मुझे कोई बस कुछ बताएगा? ज़ियान ने सुबह वाला सारा वाक़या और अभी वाला सारा वाक़या नेक के गोश-गुज़ार किया। अलीज़ा डरी-सहमी ज़ियान से चिपकी बैठी थी। साद बेटा तुम ठीक हो? कौसर बेगम ने साद के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ मम्मा? अलीज़ा की ऐसी हालत देखकर वो कितना डर रही है मुझसे। कितना बर्दाश्त करूँ मैं? इसके पास जाना चाहता हूँ, इसके साथ इसका दुःख बाँटना चाहता हूँ, इसे सीने से लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देखते ही डर जाती है मम्मा। बेटा हिम्मत रखो मेरी जान, बस आज की और कल की बात है। मौलवी साहब आलम को ले आएँगे, सब ठीक हो जाएगा। कौसर बेगम ने प्यार से साद का माथा चूमा। साद खामोशी से अपने रूम में चला गया। शायद तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, वो लड़का अच्छा नहीं है, हमारी दुआ इसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। बेटा दिमाग नहीं, दिल से सोच। रिफ़त बेगम अपनी बेटी के लिए अपने बेटे से उलझ रही थी। अम्मी क्या हो गया है? अच्छा लड़का है, देखा-भाला है, फिर करीब में है, वो जहेज़ का भी ख्वाहिशमंद नहीं और करीब भी रहता है। जब तुम्हारा दिल चाहे मिलने चली जाना, और क्या चाहिए तुम्हें? फैज़ ने बेज़ारी से कहा। तू जानता नहीं इसको, ऐयाश को, चेहरे पर अच्छाई का मुखौट सजाए घूमता है। वो इसकी नज़रों में दुआ के लिए हवस के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता तुझे। कहाँ से अच्छा लगता है वो?
रिफ़त बेगम ने सख्ती से कहा, अम्मी क्या कहा आपने? मेरा भाई अयाज खुदा का खौफ करे अम्मी, मेरा भाई बाक़िरदार इंसान है, दुआ से मोहब्बत करता है, बहुत खुश रखेगा इसे। अरे आपको तो मेरे भाई के पाँव धो-धो के पीने चाहिए, जो बिना जहेज, बिना किसी शर्त के 2 जोड़ों में आपकी बेटी को ब्याह ले जा रहा है। तमरीन से अपने भाई की बुराई सुनी ना गई। दुआ अपने कमरे में बैठी सबकी आवाज़ें सुन रही थी और आँसू बहा रही थी। आए तेरा भाई है वो तो तू पर्दा ही डालेगी ना अपने भाई की बुराइयों पर। रिफ़त बेगम ने भी समरीन को नहीं बख्शा। अम्मी बस करें बस, मैंने फैसला कर दिया है, कल सादगी से दुआ का निकाह होगा आसिम से, बस। और बहस नहीं सुननी मुझे। फैज़ अपनी कहता घर से बाहर निकल गया। दुआ का इंतज़ाम हो जाए फिर करवाती हूँ मैं आपका भी कोई इंतज़ाम। समरीन बदतमीज़ी से कहती अपने कमरे में चली गई। रिफ़त बेगम मुँह लटकाए अपने कमरे में आ गई। ना रो मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं तेरी शादी कभी इस खबीथ से नहीं होने दूँगी। रिफ़त बेगम अभी भी अपने फैसले पर अड़ी थी। अम्मी आप क्या करेंगी? दुआ ने रोते हुए पूछा। मेरी बच्ची तू रो नहीं, तेरी माँ है ना, वो तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। रिफ़त बेगम ने प्यार से कहा, दुआ अपनी माँ के गले लग गई। अनेक के हाथ का लिखा पेपर मेरे हाथ में है। वाओ! इनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। रिज़ा जब से घर आई थी, पागलों की तरह इस पेपर को चूमे जा रही थी। बस वो दिन जल्दी से आ जाए अनेक, जब आपकी ये छेड़छाड़ मोहब्बत में बदल जाए। रिज़ा पेपर को अपने सीने से लगाए दुआएँ मोहब्बत माँगी। मैं दीवानी हूँ तेरी, तुझे दीवाना बनाना बाकी है। अलीज़े गुड़िया खा लो, ज़िद नहीं करो मेरी जान। ज़ियान अलीज़े को दलिया खिला रहा था, लेकिन अलीज़े का दलिया खाने का कोई मूड नहीं था। क्या हो रहा है? अनेक ने रूम में दाखिल होते ही पूछा। यह देख गुड़िया को बुखार है, मैं कब से दलिया खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, खा नहीं रही। कह रही है चावल खाने हैं, ज़ियान ने बेज़ारी से कहा। ओह! तो ये बात है। अनेक को वो दिन याद आ गया जब वो बीमार था और अलीज़े ने ज़बरदस्ती से खिचड़ी खिलाई थी। इतनी सी बात, लाओ मैं खिलाऊँ। अनेक ने ध्यान के हाथ से दलिये की प्लेट ले ली और खुद अलीज़े के साथ बैठ गया। खिला, मैं भी देखूँ ज़रा। ज़ियान भी ठोडी पर हाथ टिकाए बैठ गया। गुड़िया तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ने कब खत्म होंगे? क्या? ये लगा निशाने पर तीर। अलीज़े ने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला ही था, अनेक ने अलीज़े का मुँह खुला खुला देखा तो जल्दी से दलिये से भरा चमचा अलीज़े के मुँह में डाल दिया। जान ने कहका लगाया था। अलीज़ा बुरा सा मुँह बनाकर दलिया हलक से उतार रही थी। अब मज़ा आया, इस दिन कैसे खिलाई थी मुझे खिचड़ी, अब सारा बदला लूँगा मैं। अनेक ने अलीज़े का तमस्खर उड़ाया। अब वो इसी बहाने से अलीज़े को दलिया खिला रहा था। साथ ध्यान के रूम में लेटा अलीज़े की यादों में खोया था। इसका वासना, वो बोलना, साथ गंदे हैं आप छिछोरे कहीं के। साथ के चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। आज रात नींद साथ की आँखों से रूठ गई थी। अलीज़े ने सारी रात ध्यान को जगाया था। सर दबा दो, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही मुझे, साथ कहाँ है मेरे? नींद नहीं आ रही मुझे, साथ कहाँ हैं मेरे? यार गुड़िया सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, ज़ियान ने ऊँघते हुए कहा। ज़ियान की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसी इस माँ की होती है जो नई-नई माँ बनी हो, रात को बच्चा ना सोने देता हो, ना दिन को तो ना आराम करने देता है। भाई साथ को बुलाएँ ना, गुड़िया भाई ज़रूरी काम से गए हुए हैं, वो जानता था साथ को देखेगी तो फिर डर जाएगी, इसलिए इसने झूठ बोला। सारी रात ऐसे ही गुज़र गई। सुबह अनेक यूनिवर्सिटी के लिए निकल ही रहा था कि डोरबेल बजी। वो अपनी बाइक की चाबी और एग्ज़ाम फ़ाइल उठाता दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। अनेक ने दरवाज़ा खोला तो रिदा का मुस्कुराता चेहरा नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम, रिदा ने सलाम किया। हटो सामने से, देर हो रही है मुझे, अनेक ने माथे पर बल लाते हुए कहा। हो वही खड़ूस बदतमीज। रिदा बुड़बुड़ाती हुई आगे बढ़ गई। अनेक रिदा की बुड़बुड़ाहट सुन चुका था। रिदा के आगे बढ़ने से पहले ही अनेक ने रिदा की कलाई पकड़कर दोबारा अपने सामने खड़ा किया था। आउच! जंगली छोड़ो मेरा हाथ। रिदा ने अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की। मैं खड़ूस, बदतमीज, जंगली, मेरी बात ना तुम अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो। अनेक ने रिदा की कलाई छोड़कर अपनी एक उँगली रिदा के माथे पर रखी। तुम जो मेरे मुतल्लिक ख्वाब देख रही हो ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे, समझी तुम? मैं तुम जैसी बदज़ुबान, बदतमीज़ लड़की को मुँह लगाना भी पसंद नहीं करता। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम मेरे सामने ना ही आया करो। अनेक एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहता दरवाज़े से बाहर निकल गया था। रिदा को अपने दिल पर ज़ख्म सा महसूस हुआ था। वो आँसू पोंछती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। ज़ियान ने रिदा को बुलाया था ताकि वो लिज़े के साथ रहे और लिज़े का ध्यान बटे, इसीलिए रिदा सुबह-सुबह ही चली आई। लिज़ी की कंडीशन ज़यान और रिदा को फ़ोन पर बता चुका था।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। रिदा ने खुद को नॉर्मल करके मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कौसर बेगम ने प्यार से रिदा का माथा चूमा। आज कॉलेज नहीं गई तुम? नहीं आंटी, अलीदे के बगैर बोर होती हूँ मैं तो। बस मैंने सोचा मैं खुद जाकर अलीदे की तीमारदारी करूँ ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। अच्छा हुआ आ गई। बेटा तुम वो ज़ियान को छोड़ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया है इसे। सास को देखते ही शोर मचाने लग जाती है। तुम आ गई हो तो अब ज़रा दिल बहल जाएगा इसका। ओके आंटी, मैं देखती हूँ इसको। रिदा कमरे में गई तो ज़ियान ऊँघता हुआ लीज़े का सर दबा रहा था। लीज़े आँखें मूंदे लेटी थी। ज़ियान भाई, रिदा ने ज़ियान का कंधा हिलाया। ज़ियान ने चुपकर आँखें खोली। प्रिंसी तुम आ गई, चलो सँभालो अपनी सहेली को, मुझे तो बड़ी ज़ोर की नींद आ रही है। ज़ियान बेड से उठा और जहाँ खुद बैठा था तो वहाँ रिदा को बिठा दिया। लीज़े कनूतगी में थी, रिदा इसके पास बैठ गई। ध्यान अपने कमरे में सोने चला गया। ध्यान रूम में आया तो साद आंखें नीचे लेटा था। भाई आप ऑफिस नहीं गए? नहीं यार। साद ने अपनी नींद से भरी आंखें सुर्ख आंखें खोली। अलीजा कैसी है? साद उठकर बैठ गया। भाई इसे बुखार है लेकिन अभी सो रही है, आप चाहे तो देख लें इसे जाकर। ध्यान को साद की हालत पर तरस आया। ठीक है। साद हल्का सा मुस्कुराया। साद ने लीजे के कमरे का दरवाजा खोला तो रिदा को देखकर हैरान हो गया। रिदा तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई, ध्यान भाई ने बुलाया था मुझे अलीजे की वजह से। रिदा ने जवाब दिया, तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं लीजे के पास? साद ने दिली ख्वाहिश जाहिर की। जी भाई, लेकिन ये उठ गई तो आपसे डर जाएगी। जान भाई ने मुझे बताया था ये डर रही है आपसे। रिदा ने ठहर ठहर के कहा, लेकिन कहीं बुरा ही ना लग जाए साथ को। मैं जानता हूँ ये डर जाएगी मुझे यहाँ देखकर, लेकिन ये जैसे ही उठेगी मैं रूम से बाहर आ जाऊंगा। साथ ने नरमी से कहा। ठीक है भाई, आप बैठे, मैं बाहर हूँ। रोज रिदा रूम से बाहर आ गई। रिदा के जाते ही साथ ने लीदे के पूरे जिससे चेहरे पर मोहब्बत की मुहरें लगाई। फिर लीदे को खुद में समेट कर आंखें मूंद लीं। दोनों ही रात भर के जागे हुए थे, इसलिए एक दूसरे की पनाह में पुरसकून होकर सो गए। इधर बाहर कौसर बेगम से बातों में मसरूफ हो गई। दुआ का आज निकाह था। दुआ का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी मैं नहीं करूंगी शादी, कुछ करें प्लीज। अम्मी दुआ अपनी माँ के कदमों में बैठी थी। मेरी बच्ची तू क्यों रो रो के हलकान हो रही है? मैंने कहा ना तेरी शादी नहीं की, इससे तू रो मत, बस जैसा तेरे भाई भाभी कह रहे हैं वैसा करती जा। रिफत बेगम ने दुआ को दिलासा दिया। अम्मी अब क्या सोच कर बैठी हैं? आखिर मुझे भी बताएं। रिफत बेगम के चेहरे पर इत्मीनान देखकर दुआ को तशवीश हुई। वक्त आने पर बता दूंगी, अभी जा तू मेहंदी लगवा ले, नहीं तो वो तेरी जलाद भाभी फिर आ जाएगी। रिफत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी। दुआ सर झटक कर मेहंदी लगवाने चली गई। दयान दलीदे साथ अभी तक अपनी नींद पूरी कर रहे थे। 1 बजे के करीब अनेक घर आया तो घर में सिर्फ रिदा की आवाज़ आ रही थी, जो किचन में कौसर बेगम के साथ खाना भी पकवा रही थी। उफ, ये चुड़ैल कितना बोलती है, घर क्यों नहीं गई ये अभी तक? अनेक जलता करता अपने रूम में चला गया। क्या पक रहा है मम्मा? अनेक फ्रेश होकर किचन में ही आ गया। बेटा फ्राई चिकन बनाया है। ओह वैसे ये मैडम अभी तक यहाँ क्यों है? आज भी खाना खाकर ही जाएंगी क्या? अनेक ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में रिदा को ताना मारा। अनेक बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते। चलो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। रिदा ने अनेक को नज़रअंदाज करती सालों में चमचा चलाती रही, लेकिन चोर नज़रों से अनेक को देख भी रही थी, जो ब्लैक शलवार कमीज में निखरा निखरा सा बला का हसीन लग रहा था। नहीं मम्मा, मैं सबके सामने खाना खाऊंगा, अनेक कहकर रिदा पर एक सख्त नज़र डालता रूम में चला गया। आंटी अब मैं भी चलती हूँ, सुबह से आई हुई हूँ। रिदा भी घर जाने को तैयार थी। इसका दिल तो नहीं था जाने का, लेकिन वह अनेक के सामने नहीं जाना चाहती थी। इसकी सुबह वाली बात अभी भी रिदा के दिमाग में गर्दिश कर रही थी। ऐसे कैसे बेटा, खाना तो खाओ। नहीं नहीं मम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं घर पर खाना खाऊंगी आज मॉम डैड के साथ, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। रिदा ने झूठ बोला क्योंकि कौसर बेगम ऐसे तो इसको जाने नहीं देती। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। रिदा ने कॉल करके अपने ड्राइवर को बुलाया और घर आ गई। घर आते ही इसे पूरा सरप्राइज मिला। इससे घर आते ही इसे सरप्राइज मिला। इसके पेरेंट्स सच में इसका खाने पर इंतजार कर रहे थे। बेटा तुम आ गई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आ जाओ सब खाना खाते हैं। आज मैंने सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, रिदा की वालदा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। रिदा तो खुशी से झूम उठी। सच्ची मॉम, हम साथ खाना खाएंगे? रिदा ने अपनी मॉम के दोनों हाथ पकड़कर बेयकीनी से पूछा। हाँ भाई, तुम्हारी मॉम सच कह रही हैं, आज हम सब अपनी स्वीट एंजल के साथ खाना खाएंगे। यूसुफ साहब, रिदा के वालिद ने रिदा को खुद से लगाते हुए कहा। ठीक है मॉम डैड, चलें फिर जल्दी से खाना लगवाएं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। रिदा ने पेट पकड़ते हुए कहा। फिर सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और खूब बातें भी की। रिदा आज दिल से खुश थी, बहुत खुश, अपनों का साथ पाकर खुश हूँ।
खुश हूँ, तेरी तेरी होने के लिए बेकरार हूँ। अलीदे अपनों का साथ पाकर खुश हूँ, तेरी होने के लिए बेकरार हूँ। अलीदे ने साद की बाहों में ज़रा-सी कसमसाई, वो शायद उठना चाह रही थी। साद ने फ़ौरन आँखें खोली थी। अलीदे ने भी पूरी आँखें खोलकर अपने पहलू में नज़र डाली तो आँखों में डर, खौफ फैल गया। साद जल्दी से उठ बैठा। डरो नहीं, मैं जा रहा हूँ। साद ने हाथ हारे हुए मर्द के अंदाज में कहा और रूम से बाहर आ गया। ज़ियान कौसर बेगम के कंधे से चिपका टीवी देख रहा था। जाओ अम्मी, तुम्हारी बेटी उठ गई। साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर ध्यान को कहा, यार भाई ऐसे तो नहीं बोले, आप जानते हैं इसकी हालत। अब वो ऐसे में मुझे नहीं छोड़ रही तो मैं क्या करूं। ध्यान ने आईना दिखाया साथ को। अच्छा भाई, कुछ नहीं कहता, जाओ। साथ चिढ़ ही गया था। जी। ध्यान कमरे में चला गया। ध्यान भाई, आप कहाँ चले गए थे? वो शैतान फिर आ गया था। लीदे रोहान थी, मेरा बच्चा मैं यहीं था। अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। तुम्हारा बुखार भी उतर गया है, अब तुम्हें दलिया नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान ने प्यार से लीदे का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। ठीक है भाई। लीदे वॉशरूम में चली गई। ध्यान लीदे ने रूम में खाना खाया, बाकी सब ने खाने की मेज पर ही खाना खाया। शाम का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साथ ने दरवाजा खोला तो सामने मौलवी साहब थे और रुके। साद ने दरवाज़ा खोला तो सामने मौलवी साहब थे और उनके साथ हरी कमीज और सफ़ेद शलवार में मौलवी साहब जैसी उम्र के बुजुर्ग मौजूद थे। साद के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। साद ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बुजुर्ग ने जवाब दिया। साद थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि इसने पूरा सलाम नहीं किया था। आए अंदर। साद ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा। आओ इब्राहिम। मौलवी साहब ने अपने दोस्त को अपने साथ अंदर आने की दावत दी। वो दोनों अंदर गए। मौलवी साहब और उनके साथ आए बुजुर्ग को देखकर सबकी खोई हुई मुस्कुराहट इनके चेहरों की चमक बनकर वापस आ गई। आज के लिए इतना ही। तो अब मैं इसका बाकी पार्ट जो है ना वो कल की वीडियो में लेकर आऊँगी, और अगर कोई गलती मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।